गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और देखिए, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन कैंडिडेट्स को ध्यान रखते हुए बनाया है जो कि अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। खास करके गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपने को जॉब मिल जाता है तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। तो अभी देखिए, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सारे जॉब कट्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा कि लोगों को निकाल दिया जा रहा है क्योंकि कंपनी खुद अपना हालत को भी संभाल नहीं पा रही है। उनका सेल्स बिल्कुल डाउन हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया ऑलमोस्ट। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। तो इस टाइम पर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है और वो खास करके ऑफिसर रैंक के लिए होता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है हमारे पूरे इंडिया के लिए, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जब ये जॉब का रिक्रूटमेंट लगभग आपको 4000 पोस्ट के साथ में निकाला गया है, तो ये और भी अच्छी बात बन जाती है। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए और इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से जानने के लिए मेरे वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए। हम लोग बहुत सारे छोटी छोटी चीजों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको अच्छे से जाने कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इमोल्यूमेंट्स होता है, क्या सैलरी आपको मिल सकती है। हम लोग हर एक चीजों के बारे में इसको देखेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी विद राहुल मुंशी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट की है। ये देखिए, ये बेसिकली ये अनाउंसमेंट ऑफिसर रैंक की है, ऑफिसर रैंक की कैडर की है। एसबीआई पहले जो अपना अनाउंसमेंट करते थे, रिक्रूटमेंट निकालते थे, वो क्लर्क लेवल के लिए निकालते थे। ऑफिसर लेवल के लिए जब निकालते थे तो वो होता था पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ, JMGS 1। ठीक है। उसके बाद में कभी कभी वो स्पेशलिस्ट कैडर में भी निकालते थे, लेकिन ये जो है ये बेसिकली आपका ऑफिसर और कोई स्पेशलिस्ट कैडर नहीं, ये जनरलिस्ट कैडर के लिए है। डायरेक्ट ऑन रोल ऑफ एसबीआई है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। मैं कुछ एक चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस एग्जाम में कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। कोई रिटन टेस्ट नहीं है इस एग्जाम में। डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो भी इनके शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा फोकस अपने इंटरव्यू पे ही देना है। देखिए, जो इनका रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है, जो इनका शॉर्टलिस्टिंग करने का क्राइटेरिया है, उसको वो आपके पास में अगर है तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी सपोज करो कि इनको ग्रेजुएट चाहिए, आपका हो सकता है ग्रेजुएट में 60% हो सकता है आपका ग्रेजुएट में 55% हो सकता है आपका ग्रेजुएट में 80% हो सकता है आप 90% हो। तो आप उसको वापस जाकर के चेंज नहीं कर सकते हो, जो है वो है। जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप अच्छा से दे सकते हो, वो है आपका इंटरव्यू। क्योंकि यहां पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होने जा रहा है। तो ये लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि कौन कौन सी बारीक जो चीज है उसको आपको ध्यान में रखना है इसको अप्लाई करने के टाइम पे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जब जब इंटरव्यू हो रहा है ना, तो इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू पूरा का पूरा होता है आपका जो बायोडेटा है। आप मान के चलो कि आपका अपीयरेंस जो है वो है, लेकिन आपका बायोडेटा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो जब भी कभी आप अपने बायोडेटा के बारे में कभी आपको मौका मिले ना कि आप अपने आप को ब्रीफ करो, आप अपने आप को बताओ इंटरव्यू पैनल के सामने में, तो कोशिश ये कीजिए कि आप जितना अच्छा से अपने आप को प्रेजेंट कर सको उतने अच्छे से आप इसको प्रेजेंट करो, क्योंकि ये एग्जाम टोटली इंटरव्यू के ऊपर में डिपेंड करेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो। ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर का पोस्ट है, CBO। फर्स्ट टाइम ये ऑफिसर का पोस्ट एसबीआई अपने रिक्रूटमेंट के लिए निकाला है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। क्यों? जो भी ऑफिसर का इसमें रिक्वायरमेंट है और जो भी कैंडिडेट जिस सर्कल से अप्लाई करेंगे उनको उसी सर्कल में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर उनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो उनको उसी सर्कल में रखा जाएगा। और कब तक रखा जाएगा? देखिए, उनको उसी सर्कल में रखा जाएगा और जब तक वो स्केल 4 नहीं पहुंच जाते। स्केल 4 अभी देखिए ये क्या होता है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जो पीओ का पोस्ट होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो ऑफिसर रैंक के लिए सबसे इनिशियल स्टेज में जब एसबीआई अपना रिक्रूटमेंट लेता है पीओ के लिए, वो JMGS 1 होता है। ये भी पोस्ट आपका JMGS 1 ही है, तो इक्विवेलेंट टू पीओ है। आप ये बिल्कुल बोल सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसके बाद ये जो होता है स्केल 1, इसमें ये नॉर्मली अगर इसको रैंक के हिसाब से बोला जाए तो ये असिस्टेंट मैनेजर का रैंक होता है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होता है। स्केल 1 से ऊपर होता है स्केल 2, डेप्यूटी मैनेजर। स्केल 2 से ऊपर होता है स्केल 3, मैनेजर।
स्केल 3 से ऊपर होता है स्केल 4 चीफ मैनेजर। सो आप जब चीफ मैनेजर के पोस्ट पे आ जाओगे इस पे, या आपका पूरा सर्विस का टेन्योर 12 साल हो जाएगा, जो जिसकी अवधि बड़ी होगी, विच एवर इज अर्लियर नहीं, विच एवर इज लेटर। तो जिसकी अवधि बड़ी होगी उसके बाद ही आप अपने सर्कल को चेंज करने के लिए ऑप्शंस डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि तुरंत में आपका सर्कल चेंज ही हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हुआ तो आइए देखते हैं ये टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3850 है। बहुत ही बड़ी है ये संख्या 3850, मतलब आप समझ सकते हो लगभग 4000 ऑफिसर्स की भर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बहुत ही अच्छी न्यूज है। ये स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ है 27 तारीख से, 27 जुलाई से लेकर के ये 16 अगस्त तक ये रहने वाला है। तो आप प्लीज इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको अच्छे से पढ़िए। इसका जो पीडीएफ का लिंक, जो पीडीएफ का कॉपी है, वो मैंने अपने हमारे जो एक टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, उस पर मैंने पोस्ट कर दी है। तो आप प्लीज जा करके वो उस पीडीएफ को वहां से आप डाउनलोड करके पूरा का पूरा आप इसको समझ सकते हो अच्छे से कि क्या है और क्या नहीं है, किन किन पॉइंट्स पर आपको ज्यादातर ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड सर्कल ओनली। उनको उस सर्कल के अलावा दूसरे सर्कल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। ये क्लियर कट कुछ एक एसबीआई अभी अपना अपना बता दे रहा है कि भाई आपको किन सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखिए टोटल 7 सर्कल्स हैं जिसके लिए अभी पोस्टिंग निकाली गई है। ये टोटल 7 सर्कल्स हैं। जरूरी नहीं कि एक सर्कल में एक ही स्टेट हो, एक सर्कल में एक से ज्यादा स्टेट्स भी हो सकते हैं। अहमदाबाद सर्कल, बेंगलुरु सर्कल, भोपाल सर्कल, चेन्नई सर्कल, हैदराबाद सर्कल, जयपुर सर्कल और महाराष्ट्र सर्कल। आप देखोगे कि भोपाल सर्कल में आपको मध्य प्रदेश भी दिख रहा है और आपको छत्तीसगढ़ भी दिख रहा है, मतलब एक सर्कल के अंदर में 2 स्टेट्स आते हैं। महाराष्ट्र सर्कल में आपको महाराष्ट्र दिख रहा है एक्सक्लूडिंग मुंबई, क्योंकि मुंबई मेट्रो एक अलग ही एक आप बोल सकते हो सर्कल है, वो अलग ही वो अलग हो चुका है। और गोवा, तो यहां पर भी आपको 2 स्टेट्स देखने को मिल रहा है। और इसका टोटल मैंने यहां पर आपको बताया कि 3850 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अभी किन सभी चीजों को अपने को ध्यान में रखना है उनको देखते हैं, ठीक है। देखिए, the candidate will have to apply for vacancy of one state only। आप केवल और केवल एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा स्टेट के लिए आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर स्टेट। अगर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां का जो भी आपका, आप सपोज करो कि आप गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो गुजरात में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 750 है। इसका मतलब आपका जो दौड़ चल रहा है, आप जिस पोस्ट के लिए भाग रहे हो, वो टोटल आपके लिए 3850 नहीं होकर के 750 होगा, क्योंकि आप गुजरात स्टेट के लिए से अप्लाई कर रहे हो और उसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसी तरह से कैंडिडेट को ये ध्यान में रखना। देखिए नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उस स्टेट को प्रेफर करते हैं जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो आप अगर इस सभी में देखेंगे तो गुजरात में और कर्नाटका में, ये 2 स्टेट में नंबर ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट निकाला गया वो सबसे ज्यादा है। तो आप चाहो तो आप गुजरात या कर्नाटका से अप्लाई कर सकते हो। उस केस में आपको या तो अहमदाबाद सर्कल मिलेगा या तो आपको बेंगलुरु सर्कल मिलेगा। लेकिन आगे भी ध्यान में रखना है, जो मैं भी आपको कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूं कि अगर आप जब जब आप अपने सर्कल को छोड़ के दूसरे सर्कल से अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपको क्या दिक्कतें आ सकती है। कुछ एक पॉइंट ऐसा एसबीआई रखा है जहां पर आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप किसी दूसरे सर्कल से अप्लाई कर रहे हो तो। यहां पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन द सर्कल ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट हुज वैकेंसी आर, ये जो मैंने अभी आपको तुरंत में बताया। देखिए ये एक पॉइंट है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर। देखिए इंटर सर्कल ट्रांसफर क्या होता है कि जब कभी कोई ऑफिसर या कोई क्लर्क अपने किसी जिस सर्कल में वो पोस्टेड है, वो अपने सर्कल से दूसरे सर्कल में ट्रांसफर के लिए अपील लगाते हैं, उसको बोलते हैं इंटर सर्कल ट्रांसफर। ये डिपेंड करता है कि आप किस सर्कल के लिए अपील लगा रहे हो, क्योंकि अगर उस सर्कल में ऑलरेडी बहुत सारे अपील्स लगे हुए हैं तो आपका नंबर आने में सालों लग जाते हैं। और अगर अगर आपका कोई स्पेशल ग्राउंड है, सपोज कीजिए कि आप अपने स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफर के लिए रिक्वायरमेंट डाल रहे हो, या पेरेंट्स ग्राउंड में आप डाल रहे हो, तो वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन इस केस में ये एसबीआई क्लियर कर दे रहा है कि आप आईसीटी अप्लाई करने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं हो
अप टू हिज और हर प्रमोशन टू स्केल 4, जब तक आप स्केल 4, चीफ मैनेजर की पोस्ट होती है स्केल 4 की पोस्ट, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाते हो, या फिर आपका टोटल टेन्योर 12 साल का, आपका जो सर्विस है वो 12 साल का नहीं होता है, विच एवर इज लेटर, जो बाद में आता है, तब तक आप आईसीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इंटर सर्कल ट्रांसफर मतलब आप मान के चलो कि जिस सर्कल में आपकी पोस्टिंग हुई है, आप अगले 12 साल तक या चीफ मैनेजर बनने तक आप उसी सर्कल में ही पोस्टेड रहोगे। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है एसबीआई का। देखिए जो नॉर्मल उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा कि ये रिजर्वेशन ओबीसी का क्या होता है, एससी एसटी का क्या होता है, तो इस पर मैं उतना फोकस आपको नहीं करने जा रहा हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है? कुछ तो अलग होगा। ये डायरेक्टली आपको स्केल 1 में आपको एंट्री दे रहा है, और सर्कल बेस्ड ऑफिसर का पोस्ट है। पीओ आप इसको नहीं भी बोल सकते हो, बोल भी सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको उसी रैंक में रखा जाएगा जेएमजीएस 1 में। ग्रेजुएट or graduation in any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government। मतलब कि आपको सिंपल एक ग्रेजुएट होना है, सिंपल एक ग्रेजुएट होना है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 50%, 55% या फर्स्ट डिवीजन या 70% या डिस्टिंक्शन लेकर के आना है, नहीं। A graduate can apply for this particular examination. A graduate with even 45%, a graduate with even 40%, even 50%, they all can apply. But there is a requirement of experience. वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि experience का क्या requirement यहाँ पर एसबीआई ने रखा है। अभी ये सिंपल सा, ये जो इसके नीचे का जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सिंपल सा ये क्लैरिटी दे रहा है कि अगर किसी के कॉलेज में सीजीपीए चलता है, ओजीपीए चलता है, तो वो किस हिसाब से एसबीआई इसको कंसीडर करेंगे। अगर किसी का मार्क्स अगर आया है 59.99%, सो एसबीआई इज नॉट गोइंग टू कंसीडर इट 60%, इट विल बी बिलो 60। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एसबीआई का। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2020, जो भी एज लिमिट कैलकुलेट किए जाएंगे वो 1 अगस्त 2020 के बेसिस पे किए जाएंगे। नॉट अबव 30 इयर्स, 30 साल से ज्यादा नहीं होना है। अभी 30 साल से ज्यादा नहीं होना है 1 अगस्त 2020 के हिसाब से। इसका मतलब कि जिस किसी इंसान का भी पोस्टिंग, अगर वो जनरल कैडर में आते हैं, तो उनका उनका अगर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1990 से ऊपर है, पहले का है, तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर उसको चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए यहां पर सेम वो रिक्वायरमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से रहती है। इसके एससी एसटी जो होते हैं स्केड्यूल ट्राइब, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी जो है वो नॉन क्रीमिलियर, उनको 3 इयर्स का दिया गया है। बाकी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए सेम टू सेम सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे मेन पॉइंट इस पूरे के पूरे वैकेंसी का। सबसे मेन पॉइंट, अभी तक हमने देखा कि जो एक सिंपल ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए एसबीआई को। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 तक उनका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाना है। 2 साल का एक्सपीरियंस कहां पर होना है? इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, वो नहीं चलने वाला। एज एन ऑफिसर इन एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो भी आप देख पा रहे हो, अभी मर्जर हो चुके हैं, 6-7 बैंक बन चुके हैं। उसके अलावा भी जो जो भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, पीएनबी हो जाए, चाहे कोई दूसरा बैंक हो जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक अभी मर्ज कर गया है, तो इन सभी का मिला करके किसी भी कैंडिडेट का जो ऑफिसर रैंक में है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई हो सकता है कोई रीजनल रूरल बैंक में हो सकता है कोई झारखंड ग्रामीण बैंक में हो सकता है कोई उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हो, तो उनका एज ए ऑफिसर अगर वो पोस्टेड है और उनका 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वही प्लस उनका जाहिर सी बात है अगर वो ऑफिसर रैंक में है तो उनका चांसेस है कि उनका ग्रेजुएशन हो ही चुका होगा, तो वो लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी दूसरे सर्कल से या दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज के केस में क्या है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए स्टेट हैव टू प्रोड्यूस 10th or 12th standard mark sheet certificate evidencing having studied the specific local language। अभी सपोज कीजिए कि you belongs to Jaipur, right? And Jaipur is having 300 vacancies, but you want to apply for Gujarat और कर्नाटका, because वहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो 750 की है।
तो अभी क्या है कि अगर आप उस स्टेट से अप्लाई कर, आप सपोज करो आप कर्नाटका से अप्लाई करना चाहते हो, सो कर्नाटका का जो लोकल लैंग्वेज होगा वो कन्नड़ होगा वहां का। सो आपके पास में यू हैव टू बी रेडी विथ 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, दैट कि जब आपका एग्जाम हुआ था वो 10th और 12th का, उसमें आपका लोकल लैंग्वेज कन्नड़ था, और एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये प्लीज इसको ध्यान में रखिए कि आप जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है, वो लोकल लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट होना है, और आपको उसको पास करना है क्लास 10th और 12th के स्टैंडर्ड मार्कशीट में। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूरा के पूरे आपके सोच को और आपका जो अभी तक है ना भाई, अपने तो एलिजिबल ही एलिजिबल है, मतलब जस्ट ग्रेजुएट मांग रहा है तो बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर देते हैं, नहीं। ये दो पॉइंट आपके सोच को चेंज कर सकता है, एक तो एक्सपीरियंस और दूसरा लोकल लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये पीओ के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, इसी के लिए क्योंकि ये पोस्ट को अलग अलग ही नाम दिया गया है। और बेसिकली ये चांसेस यही है कि आप मान के चलो कि आपको लगभग 12 से 13 साल तक, 14 साल तक आपको उसी सर्कल में रखा जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट थ्रू विद द लोकल लैंग्वेज, तो फिर वहां पर एसबीआई को आपके साथ साथ बैंक को भी परेशानी होगी वहां आपको पोस्टिंग देने में। हो सकता है कि आपको कहीं पर रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग मिल जाए और आप वहां का लोकल लैंग्वेज नहीं जान रहे हो, देन देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फेस द लोकलाइट्स देयर, क्योंकि जो लोकल्स आएंगे वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। एंड इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस विद द लोकल लैंग्वेज, आप फिर उसको कैटर नहीं कर पाओगे, आप फिर उसको सर्विस ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये तो जो लोकल रिक्वायरमेंट रहता है वही है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रहता है, इस पे अपने बहुत ज्यादा नहीं देखने जाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट कोई अगर इसके अंदर में आ रहे हैं तो वो प्लीज बहुत ही अच्छी और बारीकी से इस चीज को देख लें कि वो कहाँ से एलिजिबल हो रहे हैं, कहाँ तक वो एलिजिबल हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कैटेगरी। अभी कैटेगरी भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इस वीडियो के लिए मैंने इसको एलिजिबल नहीं समझा है, क्योंकि ये तो जो ओबीसी के लिए आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, जाहिर सी बात है उनको अपना दिखाना पड़ेगा कि भाई ये हमारा सर्टिफिकेट है इशूड बाय जो डीसी होते हैं, इस जो डिस्ट्रिक्ट के उसके थ्रू वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, नॉन क्रीमी लेयर, देन ओनली ही इज एलिजिबल फॉर ओबीसी। ठीक है, बिकॉज क्रीमी लेयर तो एनी हाउ उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर, इस सिलेक्शन प्रोसीजर को बैंक ने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। क्यों सिंप्लीफाइड किया है? यहाँ पर आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होने जा रहा है। देयर विल बी नो सच रिटन एग्जामिनेशन। द the selection will be through shortlisting the candidate based on their shortlisting criteria. After shortlisting, the candidates will be called for the interview. तो अभी शॉर्टलिस्टिंग के बाद में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी इंटरव्यू आपको अपना, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपना इंटरव्यू पे बनाना है। जो आपका बायोडेटा रहेगा, आप अपने बायोडेटा में जो कुछ भी किसी भी चीज को लिख रहे हो, खास करके एक्सपीरियंस, क्योंकि बैंक यहाँ पर आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो बैंक जो इंटरव्यू पैनल के जो मेंबर रहेंगे वो ये जानना चाहेंगे कि आप 2 साल जो बिताए हो उस बैंक में, वो आप किस पोस्ट पे थे, आप किस फील्ड को देखते थे। बहुत ही बारीकियों से उस सभी चीज को अच्छे से ध्यान में रख करके इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। किसी भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल में पूछ सकता है और आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा है, प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक अच्छा से आंसर बना करके आपको दे पाऊं। और कोशिश अपने को ये करना है कि एग्जाम जो है, ओवरऑल एग्जाम का जो ये प्रोसीजर है वो अच्छे से जाए और अपना सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे यार, अगर अपने को ऑफिसर रैंक में गवर्नमेंट बैंक में अगर जॉब मिल जा रहा है तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है। लोगों के जॉब्स चले जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए इसको इसको क्रैक कर लेने का, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ऑलमोस्ट 4000 है। आप समझ सकते हो 4000 बहुत ही बड़ी नंबर होती है ये। एमोल्यूमेंट्स, जो सैलरीज मिलते हैं, देखिए यहाँ पर जो सैलरी आपको दिखाया गया, ये अभी रिसेंट में सरकारी बैंक जो है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनका एक बायपर्टाइट एग्रीमेंट हुआ है। जो इनको जो 2017 में जो इनका इंक्रीमेंट होना था सैलरी में, वो नहीं हुआ था। अभी जाके 2020 में वो एक सहमति बनाई गई है। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है 23,700, ये बेसिक होता है, बेसिक सैलरी होता है जेएमजीएस 1 की। जब कोई पीओ ज्वाइन करता है जेएमजीएस 1 के रैंक में, तो उनको ये बेसिक सैलरी दी जाती है 23,700। उसके ऊपर में फिर इनको इनका डीए आता है। तो डीए अभी तक आता था लगभग 74 से 75% के आसपास में। एचआरए रहता है,
फिर सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस रहता है और भी कुछ कुछ रहता है उसमें, प्लस जो अलाउंसेस पेट्रोल और वगैरह वगैरह के लिए अलग से मिलते हैं वो सब अलग से मिलती है। तो अभी क्या है कि अभी इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा अगर आप जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि अभी ये जो बेसिक है ये बेसिक बढ़ गया है। ये बेसिक में आपको लगभग हो सकता है 8 से 9 हजार के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, डीए को घटा दिया गया है। डीए जो पहले 74% के आसपास में 74-75% के आसपास में था, वो अभी घट करके 20% के आसपास कुछ में आपको दिखेगा। तो लेकिन फिर भी आप बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये चांसेस है कि ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ये 23,700 का बेसिक है, ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये ठीक है, ये आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सारी की सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड करियर पाथ, ये देखिए, ये आपको विल बी डेजिग्नेटेड एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर, क्योंकि इस पोस्ट का नाम ही दिया गया है सीबीओ। आपको सीबीओ के पोस्ट में रखा जाएगा एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। नॉर्मली पीओ को जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको 2 साल का प्रोबेशन में रखा जाता है, लेकिन सीबीओ को केवल 6 महीने के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो बैंक अगर फिर से उनको 2 साल के लिए प्रोबेशन में रखेगा तो मतलब बैंक के लिए एक तरह से नुकसान है, क्योंकि फटाफट प्रोबेशन पीरियड को खत्म करो और उनको फुल प्लेजेड ऑफिसर बना करके वो जिम्मेदारी सौंप दो, ठीक है। तो ये हो गया। ये हमने यहाँ पर भी देखा कि वो जिस सर्कल में उनकी पोस्टिंग होगी वो उसी सर्कल में जब तक स्केल 4 नहीं हो जाते हैं, या फिर उनका टोटल टेन्योर, सर्विस का टेन्योर 12 साल का नहीं होता है, तब तक वो उसी सर्कल में रहेंगे। वो आईसीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। जो एप्लीकेशन फी है वो एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए निल है, और जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपीज रखा गया है, जो कि एक मतलब बहुत कॉमन सा हो गया है कि आजकल 700 800 या 1000 रुपए के आसपास का एप्लीकेशन फी रहता ही है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आप 27/7 से इसको जाकर अप्लाई कर सकते हो। बैंक का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे ही जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए, गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया, आपको इस लिंक में जाना है https://bank.sbi/careers, और आप इसमें जा सकते हो https://www.sbi.co.in/careers। उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द रिक्विजिट फी। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू में आते हो तो निल है, लेकिन आप दूसरे कैटेगरी में आते हो तो आपको यू हैव टू पे 750 रुपीज, ठीक है। ये कुछ हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर अलाउड, और ये आपके लिए ही दिया गया है कि आप बेहिचक होकर के इनको फोन कीजिए अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आप फेस कर रहे हो अपना एप्लीकेशन को फिल करने में, ठीक है। उसके बाद में ये भी आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कि आपके पास में ये सभी चीजें हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, बिकॉज यू हैव टू अपलोड दीज मेनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई आपका रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा है, सो द पीपल इज गोइंग टू शॉर्टलिस्ट यू बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स। तो आप अगर शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हो तो आपके पास में कुछ तो होना चाहिए ना, जो इनके पास में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो हो नहीं रहा है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। सो इन सभी चीजों को अपने पास में रेडी रखिए, सभी का सॉफ्ट कॉपी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसका क्या स्पेसिफिकेशन होना है, क्या क्या साइज होना है, ये आपको आगे गाइडलाइंस में दिया मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। आईडी प्रूफ एक आपको देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास कुछ है तो आप इसको डाल सकते हो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप इसको डाल सकते हो। ब्रीफ रिज्यूमे, देखिए ब्रीफ रिज्यूमे डिटेलिंग एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड असाइनमेंट्स हैंडल्ड, आप ये जो पॉइंट है ना इस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका सपोज कीजिए 10 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है तो 8 मिनट पूरा का पूरा सपोज कीजिए आपसे इसी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, रिलेवेंट मार्कशीट वगैरह, फिर आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, कोई अगर आपके पास में है लाइक एमबीए, सीए, सीएफए, एचईडब्ल्यूए, जीआईबी, सीआईबी अगर आपने क्लियर किया है तो उसको डाल दीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डालना जरूरी है। फॉर्म 16 सैलरी स्लिप पीडीएफ में डालना है, और 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, जो इसको लोकल लैंग्वेज के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको डालना होगा, ठीक है। अभी यहां पर देखिए नीचे में गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स दिए गए हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है और उसी के हिसाब से इसको अपलोड कीजिए, ठीक है। ये अभी तक हमने देखा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। कॉल लेटर किसी को भी हार्ड कॉपीज नहीं दिया जाएगा, यू हैव टू विजिट द बैंक्स वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग योर कॉल लेटर। तो आपको टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना पड़ेगा कि बैंक ने कब कॉल लेटर को अपलोड कर दिया है, ताकि आप उसको डाउनलोड कर पाओ।
प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा अपना जो भी आप डेटा को अपलोड कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हो, सभी का ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको लेकर के जाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू लीव फॉर इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू। एंड मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फोकस कीजिए आपका एक्सपीरियंस के ऊपर में। आपने अपने पास्ट के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम किया है, कौन कौन से आपके अचीवमेंट्स रहे, उसको खास करके आप वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे दिखाइए। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका अच्छा से आंसर आपको देने का, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहां पर होना है, तो ध्यान दीजिए कि आप जब भी कभी अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए किसी भी स्टेज में दे रहे हो तो बहुत क्लियर कट में फिंगर को वहां पर टच कराइए और अपना बायोमेट्रिक सक्सेसफुली दीजिए। कभी भी अगर ये कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, चेक होता है, आप ओरिजिनल वही आप हो जिसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दिया था, लेकिन किसी कारण से मैच नहीं कर पा रहा है तो उसी टाइम पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान से देखिए, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन है ये, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। अनाउंसमेंट, डिस्क्लेमर, मुंबई और ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये भी गाइडलाइंस दिया गया है। सिग्नेचर जो होना है वो सिग्नेचर देखिए, साइज शुड बी बिटवीन 10 टू 20 केबी के बीच में होना है, और डायमेंशन इसका 140-60 पिक्सल में होना है, ठीक है। इसी तरह से फोटोग्राफ भी दिया है, 20 और 50 केबी के बीच में होना है। इसका डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल्स में होना है, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे नहीं। डॉक्यूमेंट्स आपको ये ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, पेजेस जो A4 साइज में होने हैं, फाइल ऑफ द साइज ऑफ द फाइल शुड नॉट एक्सीड 500 केबी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए, आप पहले इन सभी चीजों को रेडी कर लीजिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। होप कि आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है बैंक के साइड से नहीं मिले। जल्दी में अगर आपको बुला लिया गया है तो आपका इंटरव्यू अच्छा से जाना चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू मैंने आपको बताया है कि किन सभी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है। आप कभी इंटरव्यू अगर फेस कर रहे हो तो कोशिश यही कीजिए कि जो आपका एक्सपीरियंस है, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस, उसको अच्छे से दर्शाइए। आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं उसको बहुत अच्छे से उनके सामने रखिए। और देखिए, वो लोग भी यही जानना चाहते हैं यार कि आप अपना पिछले ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीवमेंट किए हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके एसबीआई में आ रहे हो तो आप एसबीआई को क्या दे सकते हो, आपके पास में ऐसा क्या क्वालिटीज है जो आप एसबीआई को दे सकते हो। वाई शुड एसबीआई हाई यू, क्यों एसबीआई आपको ले, ये आपको वहां पे बताना है। क्योंकि देखिए, अगर 4000 पोस्ट है ना, तो आप मान के चलिए कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट जो इसको अप्लाई करेंगे वो लाखों में, कई एक लाखों में होंगे। सो आपको आपको उन कैंडिडेट से अलग बनना है और कुछ एक एक अपना ही एक अलग आपको एक एक रुतबा बनाना है, ताकि जो इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स हैं वो आपको बाकी लोगों से अलग समझें, और वो उनको दिमाग में ये जाए कि नहीं, यू यू हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम एन एसेट फॉर एसबीआई, ठीक है। तो होप कि आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपका एग्जाम में ज्वाइनिंग भी हो जाए। रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात है, आपका ज्वाइनिंग भी हो जाए। रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना है, ज्वाइनिंग कर लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। इसका पीडीएफ मैंने हमारे जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जिसका लिंक मैंने आपको दिखाया इनिशियल में, उसमें मैंने पोस्ट कर दिया है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।